नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे तक हम आपको इस बुलेटिन के जरिए बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अमेरिका में 2024 राष्ट्रपति चुनाव की पहली बहस। राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे पर किए जोरदार कटाक्ष। ट्रंप ने की बाइडेन की विदेश नीति की आलोचना। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप को याद दिलाए मुकदमे। राष्ट्रपति चुनाव की बहस के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों धड़ों ने जीत का किया दावा। रिपब्लिकन पार्टी ने बहस में बाइडेन की मौजूदगी को बताया कमजोर, तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी किया पलटवार। कहा बहस में तथ्य और तर्क देखिए, स्टाइल नहीं। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के अंतिम घंटे। मतदाताओं की संख्या को देखते हुए स्थानीय समय अनुसार रात 10 बजे तक बढ़ा मतदान का समय। रूढ़िवादी और सुधारवादी धड़ों के बीच कांटे की टक्कर। शनिवार सुबह तक आएंगे शुरुआती रुझान। रविवार को नतीजे की औपचारिक घोषणा। यूरोपीय संघ के नेताओं ने 3 प्रमुख नियुक्तियों पर लगाई मुहर। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के तौर पर उर्सुला वान डेर लेयेन, यूरोपीय परिषद अध्यक्ष के तौर पर एंटोनियो कोस्टा और विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास नामित एंटोनियो कोस्टा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट में की गई आलोचना को किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को बताया बेहद पक्षपातपूर्ण। कहा रिपोर्ट में भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ का है अभाव। और सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले नजर डालेंगे अमेरिकाना के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। इस वर्ष 2024 के नवंबर महीने में अमेरिका की जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। ऐसे में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई। बहस के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कमजोर अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और बढ़ती महंगाई के लिए जो बाइडेन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, तो उन्हें घेरते हुए जो बाइडेन ने कोर्ट के मुकदमों को लेकर ट्रंप पर जमकर पलटवार किया। इस वर्ष नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये बड़ी टक्कर थी। अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों लोग ये देखने को उत्सुक थे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के 2 सबसे बड़े दावेदार क्या सोच रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस जोरदार रही। अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति और महंगाई से लेकर मुकदमों तक सभी प्रमुख मुद्दों पर खूब वार पलटवार हुए। ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन को धीमी अर्थव्यवस्था, कथित कमजोर विदेश नीति और प्रवासियों के मुद्दे पर घेरा। ट्रंप ने बाइडेन को एक ऐसा नेता बताया जिसने न केवल अमेरिका को असुरक्षित बनाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भी कमजोर किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन की ईरान नीतियों की वजह से ही हमास को इजराइल पर हमला करने की हिम्मत हुई। ट्रंप ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में गाजा को लेकर हुए भारी विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। जहाँ तक इजराइल हमास की बात है, इजराइल अपने एक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है। आपको इजराइल को आगे बढ़ने देना चाहिए ताकि वो काम निपटा सके, लेकिन ये ऐसा नहीं होने देना चाहते। ये फिलिस्तीनी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी राष्ट्रपति बाइडेन को घेरा। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला कभी नहीं होना चाहिए था। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही युद्ध खत्म कराने का वादा किया। मैं राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 20 जनवरी को कार्यभार संभालने से पहले ही पुतिन की और ज़ेलेंस्की के बीच सुलह करवा दूंगा। कितने लोग बेवजह मर रहे हैं। मैं इस संकट को सुलझाऊंगा और बहुत तेजी से सुलझाऊंगा।
ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि पिछले 3.5 वर्ष से अमेरिकी लोग नर्क में रह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका एक नाकाम राष्ट्र बन गया है, लेकिन अब हम और नाकाम नहीं होंगे और अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। उधर राष्ट्रपति बाइडेन ट्रंप के आरोपों का जवाब देने के साथ साथ अपनी नीतियों की वकालत करते दिखे। महंगाई कम करने और टैक्स दरों को न बढ़ने देने की बात करते हुए उन्होंने जनता के हित में किए गए फैसलों का उल्लेख किया। बाइडेन को अपनी बड़ी उम्र को लेकर की जाने वाली आलोचनाओं का जवाब देते भी देखा गया। बाइडेन ने इजराइल हमास संघर्ष को लेकर अपनी नीतियों को सही बताया। ईरान ने जब इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला तो किसी भी इजरायली को चोट नहीं आई। हमने उस समय उसे रोका और इजरायलियों की रक्षा की। हम दुनिया में किसी और की तुलना में इजराइल के सबसे बड़े समर्थक हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप को अदालत में दोषी ठहराए जाने और पिछले चुनाव में हार के बाद ट्रंप समर्थकों के कैपिटल हिल पर किए हंगामों को लेकर कटाक्ष किया। सच्चाई ये है कि कैपिटल हिल में जो हो रहा था उसे रोकने के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उस मामले में जो भी कसूरवार है वो सब सजा के पात्र हैं। CNN के अटलांटा स्थित मुख्यालय में हुई इस बहस पर पूरी दुनिया की नजर थी। बहस में बाइडेन ने अपने कार्यकाल की नीतियों का बचाव किया, तो वहीं ट्रंप ने अपने आक्रामक तेवरों से दिखा दिया कि वो आगामी चुनाव में बाइडेन प्रशासन पर धुआंधार हमले करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हुई बहस के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। रिपब्लिकन पार्टी बहस में डोनाल्ड ट्रंप के बहस में प्रभावी प्रदर्शन को लेकर उत्साहित है, तो वहीं जो बाइडेन के समर्थक तथ्यों के आधार पर ट्रंप से बहस करने को लेकर बाइडेन की प्रशंसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई शानदार बहस के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का माहौल दिलचस्प हो गया है। ट्रंप बाइडेन बहस के तुरंत बाद अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में इसका आकलन होने लगा कि कौन किस पर भारी पड़ा। बहस में ट्रंप के बहुत से दावों की प्रामाणिकता को लेकर भले ही सवाल उठाए गए हों, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहस में वो हावी रहे। जानकारों का कहना है कि ट्रंप के तेज तर्रार प्रदर्शन के आगे राष्ट्रपति बाइडेन कम आक्रामक दिखाई पड़े। माना जा रहा है कि बहस में हिस्सा लेने के पीछे राष्ट्रपति बाइडेन की राजनीतिक रणनीति छिपी थी। वो मतदाताओं को याद दिलाना चाहते थे कि ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद नतीजों को नहीं माना और उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। बहस के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने इसको लेकर ट्रंप पर तीखे हमले किए, लेकिन उन्हें भी कई मामलों पर बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। I think former President Trump made a strong case to his supporters to turn out. मुझे लगता है समर्थकों को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ट्रंप ने मजबूती से अपनी बात रखी। यह स्पष्ट नहीं कि राष्ट्रपति बाइडेन भी ऐसा करने में कामयाब रहे या नहीं। निश्चित रूप से उनका कोई आकर्षक प्रदर्शन नहीं था। And on kind of questions of leadership to come out. अमेरिकी मीडिया में चलने वाली खबरों के अनुसार बाइडेन की पार्टी के कुछ गुटों में बहस के बाद चिंता का माहौल है और उम्मीदवारी के लिए अन्य विकल्पों पर विचार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि बाइडेन के समर्थक अब भी उन्हें बेहतर उम्मीदवार मान रहे हैं। उनके कई समर्थकों का कहना है कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रंप को आपराधिक मुकदमे में सजा हो चुकी है। जो बाइडेन हमारी बेहतरीन पसंद हैं। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को नहीं पता कि ट्रंप अपराधी हैं। वो 34 मामलों में आरोपी बनाए गए। अगर एक में भी आप पर आरोप सिद्ध हो तो आप अपराधी हैं। ट्रंप की टीम बहस में जीत का दावा जोर शोर से कर रही है। ट्रंप गुट का कहना है कि इस बहस ने दिखा दिया कि ट्रंप अमेरिका के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। उधर बाइडेन की पार्टी के नेता जोर देकर कह रहे हैं कि बहस में अंदाज नहीं बल्कि तथ्यों और तर्कों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। To me, that was just daylight and darkness. I'm a little old-fashioned. I care about substance. I care about policy. मुझे राष्ट्रपति बाइडेन पर गर्व है। मेरे विचार से बात स्टाइल की नहीं, इसकी है कि कौन अमेरिकी नागरिकों के लिए नतीजे देता है। और आज की रात जो बाइडेन ने न केवल
अपना पक्ष मजबूती से रखा, बल्कि अपनी उपलब्धियों और भविष्य के विजन को सामने रखा। रिपब्लिकन पार्टी इस बात से उत्साहित है कि बहस में ट्रंप का प्रदर्शन दमदार माना जा रहा है। पार्टी उम्मीद कर रही है कि भारी पड़ने का ये सिलसिला आगे बढ़ा तो ट्रंप चुनावी मैदान में बाइडेन को बड़ी चुनौती दे सकेंगे। डेमोक्रेट्स पूरी तरह से घबराए हुए हैं। वो हताशा में बहाने बना रहे हैं। जो बाइडेन के लिए यह बुरी रात साबित हुई। उनका राष्ट्रपति काल अच्छा नहीं है और अमेरिकी नागरिकों ने इसे देख लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बिसात 1.5 घंटे की इस बहस ने पूरी तरह सजा दी है। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मुकाबला रोचक और टक्कर जोरदार होगी। और अमेरिकाना के बाद नजर डालेंगे एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान अंतिम चरण में है। मतदाताओं की संख्या को देखते हुए ईरानी अधिकारियों ने मतदान का समय रात 10 बजे तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसे बढ़ाकर स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे तक किया गया था। भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे तक मतगणना शुरू होगी और शुरुआती रुझान शनिवार सुबह से मिलने लगेंगे। ईरान में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए शुक्रवार को लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे। स्कूलों और मस्जिदों में बने 58,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मिला जुला माहौल रहा। चुनावी दौड़ में शामिल चारों उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य अब मतपेटियों में है और शनिवार सुबह तक शुरुआती रुझान सामने आ जाएंगे। नतीजों की आधिकारिक पुष्टि रविवार को होगी। माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच है, जिनमें मोहम्मद बाकर कालिबाफ और सईद जलीली रूढ़िवादी और मसूद पजेशिकियान सुधारवादी गुट के हैं। मतदान करने पहुंचे लोग अपने अपने मुद्दों की बात करते दिखाई दिए। युवा पीढ़ी ने अपने मुद्दे सामने रखे हैं। आर्थिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे और सामाजिक मुद्दे। इन मामलों पर ध्यान देना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, विशेषकर युवाओं के मुद्दों पर। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में कम मतदान को ध्यान में रखते हुए ईरानी अधिकारियों का जोर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर रहा। शुक्रवार को मतदान प्रतिशत को लेकर अलग अलग दावे होते रहे। ईरानी गृह मंत्रालय ने कम मतदान की खबरों का खंडन भी किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी अपना मत डालते समय अधिक मतदान पर जोर देते नजर आए। इस्लामिक गणराज्य की दीर्घायु, स्थिरता, प्रतिष्ठा और सम्मान लोगों की भागीदारी पर निर्भर करता है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली रूढ़िवादी धड़े के बड़े चेहरे हैं। कालिबाफ इससे पहले तेहरान के मेयर रह चुके हैं। वो ईरान के प्रभावशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी रहे हैं। 2005 और 2013 के चुनाव में भी मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 2017 के चुनाव में वो इब्राहिम रईसी के पक्ष में चुनावी मैदान से हट गए थे। वहीं सईद जलीली सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं। 2013 के राष्ट्रपति चुनाव में सईद जलीली मैदान में थे, लेकिन उन्हें सुधारवादी उम्मीदवार हसन रूहानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में सईद जलीली रूढ़िवादी उम्मीदवार इब्राहिम रईसी के पक्ष में मुकाबले से हट गए थे। वो चुनाव रईसी ने जीत लिया था। इन दोनों उम्मीदवारों का सामना सुधारवादी धड़े के मसूद पजेशिकियान से है। पेशे से हार्ट सर्जन पजेशिकियान ईरानी संसद के 2008 से सदस्य हैं। उन्हें कई कठोर नियमों का विरोध करने और सुधारवादी विचारों के लिए जाना जाता है। सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम किया। मसूद पजेशिकियान पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन ईरान की प्रभावशाली गार्जियन काउंसिल ने उनका नामांकन खारिज कर दिया था। इस बार पजेशिकियान को 2 पूर्व सुधारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी और मोहम्मद खातमी का समर्थन मिला हुआ है। सुधारवादी और रूढ़िवादी धड़े के बीच अंतर की बात करें तो सुधारवादी धड़ा पश्चिमी देशों के साथ संवाद का पक्षधर है। इस धड़े का मत है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से ईरान के आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में पश्चिम से बात करके संकट का हल निकालना जरूरी है।
वहीं रूढ़िवादी धड़ा पश्चिम से संवाद को ईरानी इस्लामी व्यवस्था के लिए उचित नहीं मानता। इस पक्ष का मानना है कि ईरानी समाज को प्रतिबंधों के बावजूद अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए और पश्चिमी देशों के साथ कोई डील नहीं करनी चाहिए। रूढ़िवादी गुट कट्टर धार्मिक प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का पक्षधर रहा है, जबकि सुधारवादी खेमा इनमें ढील और सुधार की बात करता रहा है। भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रिपोर्ट को बेहद पक्षपातपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ का अभाव है। We have noted the release by the US State Department of its report on international religious freedom for 2023. As in the past, the report is deeply biased, lacks understanding of India's social fabric, and is visibly driven by vote bank considerations and a prescriptive outlook. We therefore reject it. The exercise itself is a mix of imputations, misrepresentations, selective usage of facts, reliance on biased sources, and a one-sided projection of issues. This extends even to the depiction of our constitutional provisions and duly enacted laws of India. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने धनशोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली वित्तीय सहायता से जुड़े खतरों को कम करने, नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने और जनधन आधार को लागू करने के भारत के प्रयासों की सराहना की है। FATF ने भारत की परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट में देश को नियमित निरंतरता वर्ग में रखा है। यह रिपोर्ट सिंगापुर में 26 से 28 जून को हुए कार्यबल के पूर्ण सत्र में स्वीकृत की गई। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए अब नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय नेता सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में 27 राष्ट्रीय नेताओं ने पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद की बैठकों के भावी अध्यक्ष के रूप में चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अगला अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि मैं भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। उधर एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कालास को यूरोपीय संघ विदेश नीति प्रमुख और उर्सुला वॉन डेर लेयेन को एक बार फिर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया।
यूरोपीय संघ के चुनाव खत्म होने के बाद संघ के सदस्य देशों ने बैठक कर उर्सुला वॉन डेर लेयन को एक बार फिर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। 27 और 28 जून को ब्रुसेल्स में आयोजित ईयू सदस्य देशों की बैठक में ईयू के शीर्ष नेतृत्व का चुनाव किया गया। पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद की बैठकों के अध्यक्ष और एंटोनियाई प्रधानमंत्री काला कैलास को संघ की विदेश नीति प्रमुख के तौर पर चुना गया है। ईयू के चुनाव में यूरोपीय पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसकी नेता उर्सुला का दूसरी बार अध्यक्ष बनना तय था। जहां एक ओर शीर्ष तिकड़ी को व्यापक समर्थन मिला, वहीं दूसरी ओर दक्षिणपंथी नेता इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उर्सुला वॉन डेर लेयन के चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वहीं उन्होंने एंटोनियो कोस्टा और काजा कैलास के खिलाफ वोट किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के चुनाव की प्रक्रिया में बहुत बड़ी गलती हुई है। शीर्ष नेतृत्व के चुनाव में जनता के जनाधार को ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती हूँ। यह नागरिकों द्वारा व्यक्त किए गए वोट का अपमान है। वहीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के तौर पर उर्सुला वॉन डेर लेयन के दूसरे कार्यकाल को लेकर रूस ने आपत्ति जताई है। रूस का कहना है कि इस नियुक्ति के बाद यूरोपीय संघ और रूस के संबंधों में कोई बदलाव नहीं आएगा। रूस का आरोप है कि उर्सुला ने ईयू और रूस संबंधों को सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय संघ और रूस के संबंधों को सामान्य करने की समर्थक नहीं है। काजा कैलास भी रूस के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए चर्चा में रहती हैं। हमें नहीं लगता है कि यूरोपीय कूटनीति रूस के साथ संबंध सामान्य करने के पक्ष में काम करेगी। 27 सदस्यों वाले संगठन ईयू की बैठक में शामिल होने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी ब्रुसेल्स पहुंचे। बैठक के पहले दिन यूरोपीय संघ समेत लिथुआनिया और एस्टोनिया ने यूक्रेन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। सुरक्षा समझौते के जरिए यूरोपीय संघ ने रूस यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेन के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। फ्रांस में होने वाले मध्यावधि चुनाव और अमेरिका में होने वाले चुनावों से पैदा हुई अनिश्चितताओं को परे रखते हुए ईयू ने यूक्रेन को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। समझौते में इस बात पर जोर दिया गया है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए जरूरी सुधार करने होंगे। बैठक के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा कि खार्किव में हुए रूसी आक्रमण से पता लगता है मॉस्को पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दबाव का स्तर पर्याप्त नहीं है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन और मोल्डोवा के साथ औपचारिक बातचीत की शुरुआत कर दी है। अब देखना यह होगा कि लंबे समय से ईयू की सदस्यता का इंतजार कर रहे यूक्रेन के लिए ईयू का रास्ता कब साफ होगा। और अब बात फ्रांस की। फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए 30 जून और 7 जुलाई को मतदान होना है। ऐसे में इन दिनों फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के एक बयान पर सियासत गर्म है। इमैनुअल मैक्रोन ने अपने बयान में कहा था कि अगर फ्रांस में धुर दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा की जीत होगी तो देश में गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। इस बयान के बाद से फ्रांस की विपक्षी पार्टियां इमैनुअल मैक्रोन पर तीखे हमले कर रही हैं। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के चुनाव में मिली हार के बाद राष्ट्रपति मैक्रोन ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी थी। ऐसे में इस चुनाव में इमैनुअल मैक्रोन कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। फ्रांस के संसदीय चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मैक्रोन ने कुछ दिनों पहले आशंका जाहिर की थी कि अगर देश में धूर दक्षिणपंथी या वामपंथियों को चुनाव में जीत हासिल होती है तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उनके इस बयान के बाद से ही विपक्षी पार्टी नेशनल रैली समेत अन्य विपक्षी पार्टियां मैक्रोन पर तीखे वार कर रही हैं। धूर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की नेता मरीन ले पेन का कहना है कि मैक्रोन उन्हें वोट ना देने वालों का अपमान करते हैं। फ्रांस में हुए जनमत सर्वेक्षणों के नतीजे में नेशनल रैली को पहले चरण के मतदान में 37% वोट मिलने की संभावना है। इमैनुअल मैक्रोन ने जो कहा वह अपमानजनक है। वे राष्ट्रपति बने रहने के खांचे में फिट नहीं बैठते हैं। वे किसी भी तरह से उन लोगों का अपमान करना चाहते हैं जो उनके लिए वोट नहीं दे रहे हैं।
यूरोपीय संघ के चुनाव में मैक्रोन की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं नेशनल रैली ने इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसके चलते मैक्रोन ने देश में मध्यावधि चुनावों की घोषणा की थी। वहीं दूसरी तरफ अपने बयान के चलते दिक्कतों में फंसे राष्ट्रपति सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्रोन देश के नागरिकों से फ्रांसीसी मूल्यों के लिए लड़ने का आह्वान कर रहे हैं। फ्रांस के लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कहने के बाद मेरी करीब 2 हफ्ते तक आलोचना की गई। अब नेशनल रैली के लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि देश में चुनाव की अब कोई जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों में नस्लवाद, यहूदी विरोधी जैसी बातें हुई हैं जो कि फ्रांस के मूल्यों के खिलाफ हैं। फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए 30 जून और 7 जुलाई को वोटिंग होगी। हालांकि इन चुनावों से राष्ट्रपति मैक्रोन के कार्यकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैक्रोन 2027 तक अपने पद पर रहेंगे, लेकिन अगर इस चुनाव में विपक्ष की सरकार आती है तो मैक्रोन को अपने कामकाज करने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार चुनाव में किसी भी पार्टी के पूर्ण बहुमत आने की आशंका कम है। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।